वेलकम टू रमजान एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो सीटेट और बीपीएससी टीचर वैकेंसी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में तिथियों के लिखने की विधि। यानी हम लोग इतिहास में कोई चीज पढ़ते हैं, किसी तिथियों का जिक्र रहता है तो जैसे लिखा रहता है 200 ईसा पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व, या लिखा रहता है 1947 ईस्वी। इसका क्या मतलब होता है ईसा पूर्व और ईस्वी का, यही हम लोग पढ़ेंगे। ईसा पूर्व और ईस्वी का क्या मायने है। पूर्व को इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीसी। आप लोग इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, या बिफोर कॉमन एरा, बीसीई। एग्जाम में ज्यादातर इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहता है, हिंदी माध्यम में भी इंग्लिश में ही रहेगा। जैसे कोई क्वेश्चन है तो वहां पे बीसी का जिक्र रहेगा या बीसीई का जिक्र रहेगा, या बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा का जिक्र रहेगा। तो इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ईस्वी का जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एनो डोमिनी, शॉर्ट फॉर्म में एडी, या कॉमन एरा, सीई। यानी एनो डोमिनी को ही कॉमन एरा कहते हैं और कॉमन एरा को ही एनो डोमिनी कहते हैं। क्लियर है आप लोग को? शॉर्ट फॉर्म में एडी और सीई। अब आइए समझते हैं कि ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। तो ईसाइयों के जो भगवान है ईसा मसीह, उनके जन्म के पूर्व, उनके जन्म के पहले का तिथियों का जो जिक्र होता है उसमें हम लोग ईसा पूर्व लगाते हैं, यानी बीसी लगाते हैं या बीसीई लगाते हैं। और उनके जन्म के जो तिथियों का हम लोग जिक्र, बाद का तिथियों का, सॉरी, उनके जन्म के बाद का तिथियों का हम लोग जो जिक्र करते हैं तो हम लोग एडी लगाते हैं, यानी एनो डोमिनी या कॉमन एरा, सीई लगाते हैं, एडी या सीई। क्लियर है ये चीज? यानी किसी घटना का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि राम जी का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर है? राम जी का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 5114 साल पूर्व में उनका जन्म हो गया था। यानी ये तिथि का जो वर्णन हो रहा है, ईसा मसीह के जन्म के 5114 वर्ष पूर्व का जिक्र हो रहा है। वैसे ही कोई घटना आज का जैसे जिक्र हो रहा है, यानी 2023 में पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला है, तो 2023 में नया पार्लियामेंट 2023 में बन के तैयार हो गया, 2023 ईस्वी में बन के तैयार हो गया। तो ये जो है ये ईसा मसीह के जन्म का बाद का घटना है, इसलिए इसमें ईस्वी लगा है, यानी एडी लगा है या सीई लगा है। इससे संबंधित सीटेट 2012 में भी एक क्वेश्चन है, ऊपर आप लोग को शो हो रहा होगा। जैसे कि सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ऑप्शन है आपका 2012 उस समय के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को दर्शा रहा है, क्योंकि 2012 का ही एग्जाम है। तो इसका ऑप्शन में है जैसे एडी 2012, एपी 2012, 2 नंबर में एपी 2012, तो इससे कोई संबंध है नहीं। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, तो बिफोर क्राइस्ट से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को दर्शा रहा है। तो ये ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से इसका कोई मतलब नहीं है, इसी का भी कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए होगा एडी, यानी एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का ये तिथि का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए इसमें हम लोग का एनो डोमिनी हो जाएगा। क्लियर है? इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे बिफोर क्राइस्ट, यानी बीसी को हिंदी फुल फॉर्म क्या होता है बिफोर क्राइस्ट, या एडी को फुल फॉर्म क्या होता है एनो डोमिनी, या क्वेश्चन हो जाएगा कॉमन एरा किससे संबंधित है, तिथियों को लिखने से संबंध रखता है। तो इस सारी चीजों को आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का अभिलेख, यानी इंस्क्रिप्शन। हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है कि अभिलेख होता क्या है। बहुत जगह अभिलेख का जिक्र रहता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इंस्क्रिप्शन होता क्या है। तो अभिलेख का मतलब होता है महत्वपूर्ण लेख। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो होते थे, जो शासक होते थे, वो अपने संदेश को या अपने आदेश को या महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए या अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अभिलेख के सहारे ही करते थे। जैसे कि किसी कठोर वस्तु पे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांस, धातु पे, या दीवालों पे, या खंभों के सहारे, या स्तंभ बनवा के अपने संदेश को लोगों तक पहुंचवाते थे, उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं, यानी महत्वपूर्ण लेख। क्लियर है? अभिलेख से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग एपिग्राफी कहते हैं, हिंदी में हम लोग अभिलेख शास्त्र कहते हैं। प्राचीन इतिहास को जानने में अभिलेख का, इंस्क्रिप्शन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे जो इतिहासकार हैं इसी का अध्ययन कर करके हम लोग को प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं, इन्हीं के माध्यम से। उसी से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, यानी जो स्टडी किया जाता है, उसे हम लोग एपिग्राफी कहते हैं, हिंदी में हम लोग अभिलेख शास्त्र कहते हैं।
यानी अभिलेख से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम लोग एपिग्राफी यानी अभिलेख शास्त्र कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको सीटेट में आ चुका है और बीपीएससी टीचर वैकेंसी में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि अभिलेख से यानी इंस्क्रिप्शन से संबंधित अध्ययन या स्टडी को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं या अभिलेख शास्त्र कहते हैं। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का सिक्के यानी क्वाइंस। प्राचीन इतिहास को जानने में या उससे संबंधित जानकारी जुटाने में सिक्कों का बहुत बड़ा योगदान है। पुराने जो राजा होते थे यानी जो शासक होते थे उनके दरबार में सिक्कों का प्रचलन चलता था। सोने, तांबे या कांस्य या चांदी का सिक्का चलता था। प्राचीन जमाने में, प्राचीन इतिहास में चांदी का सिक्का सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि प्राचीन इतिहास में चांदी का सिक्कों का प्रचलन ज़्यादा होता था। सिक्कों से संबंधित जो अध्ययन इतिहासकार करते हैं या जो भी करते हैं, जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होता है, उसे हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। हिंदी में हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम पूछा हुआ है सीटेट में और आगे भी पूछेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सिक्के से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का पुरातात्विक स्मारक यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसके अंतर्गत पुराने भवन, मंदिर, मस्जिद या महल यानी बिल्डिंगें, घरें आते हैं, जिससे हम लोग को आर्थिक, सामाजिक यानी प्राचीन इतिहास के आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी होती है। भारतीय प्राचीन इतिहास को समझने में पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्स। इसके अंतर्गत भी हम लोग यानी ये साहित्य से संबंधित है, हस्तलिपि से संबंधित यानी हाथ से जो साहित्य लिखा गया है उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। बहुत सारे साहित्य का लेख किया गया है पुराने कवियों के द्वारा, उसको हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इतना ही जानते हैं साहित्यिक स्रोत जो हाथ से लिखे हुए यानी हस्तलिपि कह सकते हैं इसको। इससे भी हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज आप लोग याद रखिएगा कि साहित्यिक स्रोत जो है अधिकांशतः ताड़ के पत्तों पर या भोज के पत्तों पर लिखा जाता था, यानी कोमल चीजों पे लिखा जाता था, ताड़ के पत्तों या भोज पत्रों पे। अभिलेख जो है कठोर चीजों पे लिखा जाता था और साहित्यिक चीज जो है हम लोग का कोमल चीजों पे लिखा जाता था। सीटेट से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि साहित्य के बारे में उसमें उस समय किस चीज पे लिखा जाता था, तो ताड़ के पत्तों पे या भोज पत्र पे लिखा जाता था। इससे संबंधित क्वेश्चन हम आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है पांडुलिपियों प्रायः ताड़ पत्तों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। बी है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी उपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। पांडुलिपियों का मतलब वही हस्तलिपि हो गया, हाथों से जो लिखे जाते थे, जो साहित्य वगैरह जो लिखे जाते थे। तो आप लोग अभिलेख के बारे में पढ़े हैं कि अभिलेख कठोर चीजों पे उकेरा जाता था, जैसे पत्थर और धातु पे। तो अभिलेख का संबंध बी से है और पांडुलिपियों का संबंध ए से है, जो ताड़पत्रों अथवा भोज नामक छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्रों पे लिखा जाता था। यानी ए और दोनों इसका सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि अभिलेखागार वह स्थान है जहां, ऑप्शन है इसका, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, पुरातत्वों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से की बनी इमारतों के विशेष अवशेषों को रखा जाता है। देखिए, अभिलेखागार मतलब हो गया कि जो अभिलेख यानी जो भी साहित्य यानी जो भी अभिलेखों को यानी जो भी दस्तावेजों को, महत्वपूर्ण लेखों को जो संग्रह किया जाता है उस जगह को हम लोग अभिलेखागार कहते हैं। तो इसमें सिंपल है कि पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है वहां पे, तो इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। तो क्लियर है आप लोग। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में कंसेप्ट के साथ पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए और सहयोग कीजिए। चैनल को देख के सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन भी दबाएं और लाइक भी करें। आगे भी छोटा छोटे रूप में वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।